कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय मौजूद हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये कहना ठीक होगा कि मार्केट में वर्स्ट इज ओवर? वो तो शायद स्क्रीन कह भी रही है, लेकिन जिस तेजी से हमने रिकवरी दिखाई है उसके बाद अब यहाँ से क्या हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये रिकवरी थोड़ा सा हायर लेवल पर आकर अटक सकती है? अनुज जी, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे इसका अंदाजा एक्चुअली गारंटी तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल एक ट्वीट और एक न्यूज से मार्केट प्लस से माइनस हो जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो इम्पैक्ट आया है जिस वॉर का, अभी तक वो इम्पैक्ट हमें कोई ज्यादा नजर नहीं आया रिजल्ट्स में या फिर हमारी इकोनॉमी में अभी तक। लेकिन आई थिंक इसका लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट जरूर आएगा। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ केमिकल्स जो हमें हमारे इनपुट केमिकल्स हैं, जो उनको कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। हमारे नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स में मतलब कमी आई है, और फिर लिमिटेड भी है रिजर्व्स। तो उससे आगे जाके इस क्वार्टर में, आगे वाले क्वार्टर में आई थिंक थोड़े से, या तो आप कहें फैक्ट्री शटडाउन या फिर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें आई थिंक सामने आ सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए कि इम्पैक्ट शायद और फंडामेंटली हाँ आगे की तरफ है। लेकिन मार्केट ये जरूर आई थिंक पॉजिटिवली ले रही है कि शायद इस वॉर का अंत इवेंचुअली हो जाएगा। अगर उसमें कोई चेंज हुआ तो ये मार्केट वापस नीचे भी आ सकती है। तो आई थिंक एक तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में स्पेसिफिक इम्पैक्ट इस वॉर का अलग होगा। और दूसरी बात ये कि आई थिंक मैक्रो इम्पैक्ट का भी मतलब क्लियर ये नहीं है कि बस ये वॉर खत्म हुआ है। अच्छा है कि मार्केट वापस आ गया। आई थिंक थोड़े से मतलब ज्यादा पेसिमिज्म हो गई थी लास्ट क्वार्टर में, लेकिन अभी भी कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से ही चलें। इस पर ना अज्यूम करें कि यहाँ से ऑल टाइम है और फिर आगे बढ़ता जाएगा। उसका कोई मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। दो बात होगी ओवरऑल मार्केट पे। आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा इस मार्केट में। अच्छा, Q4 के अर्निंग्स आ रहे हैं, TCS के नंबर्स देखे हमने। मेरा सवाल IT स्पेस को लेकर है। जिस तरीके से इसने रिवर्सल्स दिखाना शुरू किया, 2.5% की तेज़ी के साथ हम कर रहे कामकाज, और आगे विप्रो के भी नंबर आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको TCS के नंबर के बाद और बाकी कंपनियों के नतीजों के लिहाज से, अगर मैं पूछूं? और साथ ही IT स्पेस पर अभी क्या आपका व्यू बन रहा है? क्या जो एक डर था AI का वो अब धूमिल होता हुआ जा रहा है और यहाँ से अब स्ट्रेंथ ही देखने को मिलेगी? हाँ, अब आई थिंक आप सही कह रहे हो कि आई थिंक स्ट्रेंथ AI में जितनी मतलब जितना फियर था कि कंपनीज AI से, अब AI से अपने उनका काफी इनकम कम होगा, आई थिंक वो बात ज्यादा नहीं रही है अभी। क्योंकि अगर आप कमेंट्री भी देखें जो इन कंपनीज ने रिलीज किए अर्निंग्स, उन्होंने ये कहा कि देखो हम AI से और कमा रहे हैं, AI के प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। एंटरप्राइज लेवल में AI का अडॉप्शन जो है वो होता ही ऐसा है कि अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उनके वर्कफोर्स के जरिए ही आप साथ मिलके काम करें तो ही बेटर होगा। इनफैक्ट ये भी है कि AI की वजह से इंडियन इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है। तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी गैप था इंडियन इंजीनियर्स वर्सेस अमेरिकन इंजीनियर्स, वो थोड़ा सा और कम हो गया है, और इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंडिया की और ज्यादा हो गई है कंपैरिजन विद US। सो मुझे लग रहा है कि और ऑफशोरिंग के अपॉर्चुनिटीज आएंगे इनके पास AI में, और उस फील्ड में उतना मतलब फियर का मतलब ये फियर की गुंजाइश उतनी नहीं रही है। पर एक्चुअली बिगर फियर ये है कि लोगों ने, जो कंपनीज हैं, उन पे जो इम्पैक्ट होगा इस वॉर का, फंडामेंटल्स, उनकी इकोनॉमी, उनकी जो डिमांड है या फिर उनकी जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, उस वजह से लोगों ने शायद अपने बजट्स थोड़े से मतलब हॉल्ट करनी है कि देखें आगे क्या होता है, उसके बाद ही हम एक्सपेंशन या फिर इंक्रीज की बात करेंगे। तो ग्रोथ में मुझे लगता है अभी थोड़ी सी और थोड़ा सा और टाइम होगा उनको आने में। पर कमेंट्री मुझे लगता है एटलीस्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगी AI के स्टेटस पे। तो स्टॉक प्राइसेस शायद इसी का मतलब एडवांटेज ले रहे हैं कि देखिए जो हमारा सबसे बड़ा फियर था वो तो चला गया। अब चलो कंपनीज जब वापस आएंगी वॉर के बाद तो फिर एटलीस्ट नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ वापस रिज्यूम होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना रिलेटिवली बुरा नहीं है IT अब, क्योंकि वो जो AI का फियर था वो एटलीस्ट हट गया है। पर वॉर का फियर अभी भी है, तो हमें मैक्रो के हिसाब से वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
वैल्यूएशंस काफी मतलब बेटर हो गई है पहले से, और मुझे लगता है ग्रोथ भी अभी 10-12% के करीब ही आएगा, और लास्ट क्वार्टर उतना मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा जी, जितना कि आप प्रेडिक्ट कर सके आगे क्या आएगा। आई थिंक कमेंट्री में ही आएगा जो लोग जो कंपनी मैनेजमेंट जो हमें कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बोलेंगी, तो उससे आई थिंक थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी कंपनीज में इम्पैक्ट कम है और कौन सी कंपनीज में ज्यादा है। बट आई थिंक एज अ सेक्टर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो गया है। एआई का फियर कम है और वॉर का फियर अभी भी है, यानी आप एक बात तो है, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आप विश्वास बिल्कुल नहीं करते हमारी तरीके से। अच्छा, ये 4 महीने अगर आप बीते देखें दीपक जी, जिसमें आपने बजट देखा, भारत और अमेरिका के वर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप देखा, फिर ट्रेड डील भी देखी, फिर आपने वॉर भी देख ली, क्रूड एट 120 भी देख लिया, एंड मोस्ट स्पेशली एक फेज वो आया जब जनवरी में इक्विटी से ज़्यादा लोगों को लाभ और पोटेंशियल नजर आते कमोडिटी में। गोल्ड एट 1.82, सिल्वर एट 4.32, पर इसके बावजूद बाजार ने किसी न किसी तरीके से इस फेज को काटा, है ना। और आप देखिए कैपिटल मार्केट थीम ने इस फेज में क्या किया। एक महीना सिर्फ अगर आप देखें, जनवरी में फिगर थोड़ी सी खराब थी एसआईपी की, अदरवाइज फरवरी और मार्च फिगर्स बहुत स्ट्रांग। दूसरी बात, इक्विटी की तरफ लोगों का फिर से अगर आप देखें तो अट्रैक्शन। आपको क्या लगता है, कैपिटल मार्केट थीम में आप क्या क्या पिक करेंगे? आप एक्सचेंजेस को पिक करेंगे, आप एएमसीज को पिक करेंगे, आप ब्रोकिंग स्टॉक्स को पिक करेंगे, आप डिपॉजिट्स को पिक करेंगे? आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस स्पेस में? तो शायद देखिए, हम भी तो एएमसी है, तो एक तरह से नेचुरली हम एएमसीज में जो एएमसीज में जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफी ज्यादा है। उसपे आई थिंक एक्सचेंजेस के बाद एएमसीज का ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे ज्यादा है। एक्सचेंजेस में थोड़ा सा रेगुलेटरी लोड भी आता है, लेकिन ओवरऑल उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उतनी लीनियर नहीं बढ़ती जितना उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो एक्सचेंजेस में आई थिंक लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एएमसीज भी इवेंचुअली जो उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो नए कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आए हैं, जो सभी के जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं म्यूचुअल फंड कमीशन और टीआर बीआर के रेगुलेशंस में, उसकी वजह से शायद एएमसीज की प्रॉफिटेबिलिटी में और स्टेबिलिटी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि वो भी स्पेशल प्लेयर्स होंगे। थर्ड इज वेल्थ प्लेयर्स। वेल्थ प्लेयर्स में भी इंडिया में जितनी वेल्थ रिक्वायरमेंट्स आई हुई है और जितना क्वालिफिकेशन, जितने लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं 50 लाख या 1 करोड़ की जो नेटवर्थ के बाद, अगर आप कोई छोटे से वेल्थ मैनेजर के पास जाओ या फिर हायर वैल्यूज पे आप बड़े वेल्थ मैनेजर्स के पास जाओ, वेल्थ मैनेजमेंट इन जनरल आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। लोगों के पास उतना टाइम नहीं है या एफर्ट करने की मतलब या स्किल नहीं है या फिर पेशेंस नहीं है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करें। तो उनमें उनको एक एडवाइजरी या वेल्थ मैनेजमेंट की रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है आगे जाके। इंडिया का जो म्यूचुअल फंड एयूएम है वो सिर्फ 20% ऑफ जीडीपी है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज में 50, 60, 80, 100 से भी ज्यादा है यूएस में। और उस वजह से मुझे लगता है इंडिया का स्कोप काफी ज्यादा है, जो एयूएम वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इवेंचुअली एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शंस पे आएगा। आई थिंक वो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म फोकस में ये अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी ऊपर उतार चढ़ाव हो सकती है। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स में, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्पेस। ब्रोकर्स में आई थिंक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगे। यहाँ पे एफ&ओ का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी ट्रेडिंग। सो एफ&ओ में अगर और मतलब रेगुलेशंस आए जिसमें वो नेगेटिविटी हो कि आप हम अलाउ नहीं करेंगे या फिर आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा कोई और रिक्वायरमेंट आया, तो ब्रोकर्स में के इनकम में थोड़ी सी और चेंजेस आ सकते हैं। बट आई थिंक एक्सचेंजेस थोड़े से बेटर है, उनके पास डेट भी है, इक्विटी भी है और कुछ और एक्सचेंजेस कमोडिटीज के भी हैं। तो वहां भी आई थिंक
देयर इज स्कोप। इंडिया जितनी रिच होती जाती है उतने उनके सेविंग्स बढ़ते जाते हैं, और वो सेविंग्स आप आजकल के डेट में आप गोल्ड और रियल एस्टेट में कम डालते हो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा डालते हो। गोल्ड भी खरीदते हो तो आप ईटीएफ के थ्रू या फिर ऑनलाइन कोई गोल्ड फंड के थ्रू आप खरीदते हो। तो ये वाला पार्ट अगर कंटिन्यू होगा तो इनमें जो सारी प्लेयर्स हैं, आई थिंक उनमें उनमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की गुंजाइश ज्यादा है। दीपक जी, एक और स्पेस जहां बड़ा कमबैक हो रहा है वो है ईएमएस स्पेस, क्योंकि इवन वॉर से पहले इन स्टॉक्स में करीब करीब 40 से 50% की करेक्शन हुई थी। अब वापस हमने एक अच्छे मूव्स देखने शुरू किए हैं, चाहे पीजी में हो, एम्बर में हो, डिक्सन में हो। इस स्पेस पर आपका क्या नजरिया है इस समय? इस समय एक्चुअली ये और डिफेंस, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इंडिया ने अब इनफैक्ट क्लियरली रियलाइज किया है कि हम किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रहें ज्यादातर लॉन्ग टर्म में तो हमारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में कमी आ सकती है। और इसी में यही है कि अगर आप इंडिया में ही बनाएं तो फिर आई थिंक उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन आप इंडिया में ना बनाए, चिप्स सारे इंपोर्ट करें बाहर से, तो फिर वो जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो कंट्री आपको बोल सकती है कि हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको आपके नॉर्मल ऑपरेशंस में तकलीफ होगी। तो आई थिंक वो पार्ट सही अब आई थिंक क्लियरली पता लग गया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हमें डिपेंडेंस कम रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इनका हमारा फोकस होगा कि ये जो चीजें हम उनसे इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया में ही बनाएं। वो उस पार्ट में ईएमएस प्लेयर्स कहिए या फिर सेमीकंडक्टर कोर प्लेयर्स कहिए या फिर डिफेंस प्लेयर्स कहिए, ये तीनों काफी लिंक्ड है, क्योंकि आजकल डिफेंस में भी ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर ड्रिवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिफेंस इज मच मोर अट्रैक्टिव। तो ये वाला जो चेंज है आई थिंक वो स्ट्रक्चरल है और हम इंडियनाइज करते जाएंगे। करंट प्लेयर्स में एक चीज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और ऐसे प्लेयर्स बनेंगे और लिस्ट भी होंगे, तो मुझे लगता है कि स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है फॉर द नेक्स्ट डेकेड। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक आपने शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और निकट